आपने सरकारें बनाई, सरकार के केंद्र में एक कम्युनिटी जिसे मुसलमान कहते हैं, ये हर सरकार के केंद्र में रहता है। और हर पार्टी ये कोशिश करती है सरकार बनते ही उसे सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो भारत में मानी होती है उसकी चिंता सताती है और उनके पास जाते हैं कि आपके लिए क्या करें। और जो बाकी 90-100 करोड़ हिंदू है उसकी स्थिति यह थी, वो यादव था, वो ठाकुर था, वो ब्राह्मण था, वो दलित था, वो ओबीसी था, वो सब कुछ था, लेकिन हिंदू नहीं था। मैं एक सोशलिस्ट के एंगल से इस चीजों को देखता हूं। सरकार 2014 में बदली, मैंने कहा कि मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते ही नहीं। भारतीय राजनीति में राजा दाहिर के बाद जिस राजा दाहिर ने मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खानदान को बचाने में जान लगा दी, उसका नाम था राजा दाहिर। और जो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सिंध पे हमला किया, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को मारा, उनकी हत्याएं की, वो पाकिस्तान का आइडियल है, हीरो है और इस्लामिक मुल्क है। तो ये लड़ाई प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली साहब को, उनकी बेटी फातिमा को, उनके नवासों को हत्या करने वालों और उनके बचाने वालों के बीच है। लेकिन हमारे यहां कुछ कुछ काम ऐसे हुए हैं कि हमें जो समझाया गया वो उन्होंने तो सोच के समझाया, हमने बेसोचे समझ लिया। जो प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, उनके दामाद के सगे नहीं हुए, उनकी बेटी का जिन्होंने कत्ल किया, उनके नवासों का जिन्होंने कत्ल किया, उनसे आप कहते हैं हम भाई भाई हैं। आप किससे भाई भाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप कुरान पढ़ते नहीं, आप छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुआ किसी मुसलमान की कहानी सुन लेते हैं और आपको लगता है यही चलता फिरता इस्लाम है, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। जब तक आप किसी चीज की स्टडी न करें, उस पर राय न बनाएं। हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं ने और बहुत सारे संगठनों ने, हमने जब यह काम शुरू किया तो चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हो, कर्नल आर सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, कैप्टन रिजवी हो, सुशील पंडित हो, हमने सिर्फ एक ही एजेंडा लिया। कोई संगठन नहीं हमारा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी वक्त वो सातों अलग अलग जगह कहीं हैं। हमने कहा समाज को सही बात तथ्यों और रेफरेंस के साथ बता दो, ये समाज अपने आप तय कर लेगा करना क्या है। और हमने से किसी की, फिर दोबारा हर मंच से कहता हूं, हम सात लोगों में से किसी की रेश मात्र भी न कोई ख्वाहिश है न कोई इच्छा है कि हम राजनीति में जाएं। दूर दूर तक हमारा कोई इच्छा नहीं। हमारी बात से किसी को फायदा होता है हो जाए, हमारी बात से किसी को नुकसान हो जाए। लेकिन बात यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कि हमारी भूमिका किसी राजनीतिक दल या संगठन की नहीं। और मैं उन संगठनों से भी चिंता कभी कभी मुझे होती है कि जब संगठन इतने हावी हो जाएं
कि वो आपकी सच बात सुनना बंद कर दें, तो फिर ऐसे संगठनों को भी समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं समाज से बड़ा किसी को नहीं मानता। इससे समाज के अंदर सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर लालच है, कोई कायरता है, तो आप सच नहीं बोलेंगे। हर शब्द आपका किसी को खुश करने के लिए होगा। मेरी बातों से 90% लोग नाराज होते हैं, कल होते हो, आज हो जाए, मैं यही कहूंगा। इससे कौन बहुत बड़ा है, कौन छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहां से आया हूं, वहां ज्ञान में जो भी बड़ा हो, चाहे उम्र में कितना छोटा हो, उसके पैर छूने चाहिए। पदों से कोई बड़ा नहीं होता मेरे भाई। विष्णु शंकर जैन साहब के पिताजी आपके साथ बैठे हुए हैं। ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। ये चलता फिरता एक इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन से आज की जनरेशन को सीखना चाहिए। समाज के हर उस आदमी को जो इनके अंदर प्रतिभा है, जो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, उसे कैसे जीता जाता है, इस हुनर को अगर सीखना है तो श्रीमान हरिशंकर जैन साहब को सुनना, इनको पढ़ना चाहिए, गूगल पे जाके ढूंढना चाहिए। यह आपकी तर्क शक्ति को इतना मजबूत कर देंगे कि चीफ जस्टिस भी इनकी बात को राम मंदिर के मामले में कहता है, आप जो बात कह रहे हैं वो तो मुझे भी नहीं पता थी। मुझे खुशी है कि हरिशंकर जैन साहब ने अपने बेटे को अमेरिका नहीं भेजा, उसे अपने साथ रखा और जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान था उसे विष्णु जयंती में ट्रांसफर कर। इसलिए अभी पिछले दिनों जो खलबली मची हुई है, विष्णु शंकर जैन जो देखने में एक सीधा साधा सा आदमी लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और। देखिए, मैंने कहा काम बड़ा करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं। इनके पिताजी ने, इन्होंने स्टडी की। मैं इनको नहीं जानता था, मैं इनको चंद 2-3 महीने पहले जाना। इन्होंने पूरी एक स्टडी की और मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी। कोई जानना नहीं चाहता था, मैं भी नहीं जानता था। पिटीशन का जब शाम को फैसला आया तो विष्णु शंकर जैन हिंदुस्तान के हर बड़े टेलीविजन पे बता और जितने साफ तरीके से तथ्यों के साथ अंग्रेजी में, हिंदी में जो फ्रॉड वहां बैठे थे, छोटी दाढ़ी, बकरा दाढ़ी, लंबी दाढ़ी वाले, बहुत सारे आए थे वहां। हम तो भाई भाई हैं, ये कहां मिलते? इन्होंने पूरे तथ्यों के साथ, और मैं इनका कायल इसलिए हुआ कि जब ये एक अंग्रेजी चैनल पर बैठे थे तो एक वो है जोकर हैदराबाद वाला, उसने वहीं से अपना एक स्टेटमेंट भेजा और इन्हें सुनवाया। इन्होंने जो तर्क दिया लॉजिक, रीजन और फैक्ट के साथ, शाम की डिबेट में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आके बैठ गया। जब इन्होंने उसका मुंह बंद किया तो बोला कि देखिए, आप पुरानी बातें करने से क्या फायदा, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे तो बढ़ रहे हैं, अब तुम्हारी ख्वाहिश आगे नहीं बढ़े, देश की ख्वाहिश आगे बढ़े। इसलिए मैं हर सभा में कोशिश करता हूं, मैं किसको जानता हूं, नहीं जानता हूं, उसकी जाति क्या है, वो किस पार्टी को वोट देता है, मेरा ये एजेंडा ही है। आपको जिसकी सभा अच्छी लगती हो, खासतौर से उनकी जिनके नाम पे ये सभा है और वो शब्द वो बोल ही नहीं पाता,
अगर वो भी अच्छे लगते हो उनकी सभा में जाओ एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वोट उन्हीं को देना जो राष्ट्र बचाने के। इसलिए जीएसटी में क्या प्रावधान किए हैं, इनकम टैक्स में क्या प्रावधान किए हैं, ये कोई महत्व नहीं रखता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, कल बदल जाएंगे, परसों कुछ और बदल जाएंगे। आपके सारे रास्ते बंद कर दिए पिछले 1.5 साल, पिछले 70 साल की राजनीति। आप थे ही नहीं, आपको कोई गिनता ही नहीं था, आप भीड़ थे। आप यादव थे, ठाकुर थे, दलित थे, ब्राह्मण थे, हिंदू नहीं थे। एक राजनीति ऐसी आई क्योंकि हमारे समाज में पॉलिटिकली करेक्ट होने की बड़ी बीमारी है। हर आदमी चाहता है कि मेरी बात को सबको अच्छी लगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं इस पॉलिटिकल करेक्टनेस का हिस्सा ही नहीं हूं क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। लिहाजा 2014 से पहले हमारी टीम के 2 लोग थे, अब एक बड़े सरकारी पद पे हैं, इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं है। वो देश की रक्षा में लगे हुए हैं। वो और जीवी बख्शी साहब ने पूरे देश में बिना किसी से कहे हुए, बिना किसी संगठन से जुड़े हुए, बिना किसी राजनीतिक दल की मदद लिए हुए गए और हर कॉलेज में यही बातें जो मैं कह रहा हूं ये कही। इसलिए मुझे यकीन है सरकार बदले न बदले, अगर समाज बदल गया तो हजारों साल तक 2014 पैदा होते रहे। इसलिए समाज को बदलना, समाज को बदलने के लिए कोई नए किस्म का लिबास नहीं पहनाना है। उसके पुरुषार्थ को जगा दीजिए, उसके इतिहास को बता दीजिए, उसकी संस्कृति क्या है ये बता दीजिए। ये समाज अपने आप तय कर लेगा कहां जाना है। इसलिए 2014 से पहले आप राजनीति के सेंटर में थे ही नहीं। किसी ने यादव के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाया, किसी ने दलितों के साथ बनाया, किसी ने ब्राह्मणों के साथ बनाया, किसी ने ठाकुरों, और बिहार में तो गजब ही हो गया। वहां उन्होंने कहा महादलित, एक और लाइट रुकी। मुझे लगा अब बचे नहीं था, सारे टुकड़े हो चुके। एक आदमी, एक राज, एक समाज ने जो 1947 में इस देश में गुजरात से एक आदमी को भेज करके जो गलती की थी, 2014 में उस राज ने उसका प्रायश्चित कर लिया। और जब समाज अपने आइकॉन के पीछे खड़ा होता है, बदलाव आपके सामने है, इसे पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए। आपके अंदर जब ये बोध हुआ कि हम हैं कौन यार, हम 500 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, 200 साल तक कोर्ट में मुकदमा होगा, और कुछ लोग बगैर ये सोचे, क्योंकि हमें ये बता दिया गया, एक पिताजी जो हमारे थे नहीं वो बताए, ये आपके पिताजी है, मानो इनको पिताजी। और उन पिताजी ने कहा कि आपको अहिंसक और टॉलरेंट रहना है, आपको अहिंसक नहीं होना, इंटॉलरेंट नहीं रहना। लेकिन अपनी बीवी के साथ अफ्रीका में उस दौर में जो पॉटी का सिस्टम होता था, उसमें पॉटी करने के बाद उसको बाहर फेंका जाता। उनकी अपनी पत्नी ने जब उनसे शिकायत की कि मैं अंग्रेजों की पॉटी बाहर नहीं फेंकूंगी, वही जो अहिंसा के पराकाष्ठा पे थे, उन्होंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। उस बीवी ने रोते हुए कहा कि मैं इस देश में कहां जाऊंगी, आप क्या मुझे इसीलिए लाए थे? जो अपनी बीवी के इस बिहेवियर के प्रति टॉलरेंट नहीं था, उसने देश को कहा कि आप टॉलरेंट हो जाइए। आप श्रद्धांजलि की हत्या को इसलिए एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो रशीद ने मारा है उसमें गलती श्रद्धांजलि की है, रशीद की नहीं। इस पूरे
पूरे समाज के पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया। इसलिए ही ऐसे लोग शिक्षा व्यवस्था में बैठाए गए जिन्होंने कहा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहा। ये किताब आज पढ़ रहे हैं, अभी हटी नहीं है। इसलिए किताबों के बदलाव से ज्यादा जरूरी है कि किताबों में क्या लिखा है छोड़ दीजिए, घर बदल दीजिए। तो जब आप माउंटेन रैट पढ़ेंगे तो आप शिवाजी की गाथा नहीं पढ़ सकते, आप सुभाष की गाथा नहीं पढ़ सकते। और उन्होंने तो इतना सख्त इंतजाम आपका करके गए हैं वो कि जिस सुभाष के बारे में हम आज इतनी चर्चा हो रही है, जीडी बख्शी के नेतृत्व में अगर ये काम हम लोगों ने किया होता तो आईएनए क्या है, 3 लोग जीवित हैं अभी उनके, जो सुभाष बाबू के साथ 3 लोग जीवित हैं। एक का 100 साल का भी जन्मदिन मनाया है और मुझे दिल्ली लौटने के बाद जाना है। सुभाष 1943 में भारत की आजादी की घोषणा करते हैं, करेंसी जारी करते हैं, बैंक जारी करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 47 पे पहुंच पाते उससे पहले सुभाष गायब। उस दौर के रशिया को सोचिए, यूएसएसआर कहा जाता था, आज तो वो 27 टुकड़ों में टूट गया। दुनिया के 9 देशों ने सुभाष बाबू ने जब भारत की घोषणा की, प्रधानमंत्री की घोषणा की, तो दुनिया के 9 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर जैसा ताकतवर देश था, आपको मान्यता दे दी थी। लेकिन नहीं, कुछ बुज़दिल, डरपोक, लालची, कायर और झूठे मक्कार लोगों ने सुभाष को समाप्त कर दिया। सन 1958 तक सुभाष बाबू के घर की जासूसी होती थी, उनके वंशज जिंदा हैं। इस देश में नेहरू या गांधी बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मुश्किल है तो गॉड से बनना मुश्किल है। गॉड ने क्या किया नहीं किया वो एक अलग मामला था। उसने कोई जुर्म किया, उनको सजा हो गई, फांसी की मौत, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन गॉडसे का निजी क्या था गांधी को मारने का? कौन से कारण थे जो गांधी को मारना? एक सभ्य समाज में किसी की हत्या जायज नहीं ठहराई जा सकती, इस बात से एग्री करता हूं मैं। लेकिन अगर हत्या हो गई तो क्या इस समाज को नहीं था यह था कि गॉडसे ने उसको क्यों मारा? क्या किसी मजहब के कारण मारा, निजी दुश्मनी के कारण मार दिया? ठीक है, घटना घट गई, लेकिन क्या इस देश में किसी ने पूछा कि वो कोर्ट में दिया हुआ बयान